नमस्कार दोस्तों, आपने ज़रूर बोको हराम का नाम सुना होगा। बोको हराम बेसिकली एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। अफ्रीका के नाइजीरिया जो कंट्री है वहाँ पर बहुत ज़्यादा ये एक्टिव है। मैंने आपको इस बोको हराम के ऊपर एक इंडिपेंडेंट वीडियो बनाई थी जहाँ पर मैंने आपको एग्जैक्टली समझाया था कि इनकी वर्किंग कैसे है, इनको सपोर्ट कहाँ से मिलता है, एग्जैक्टली ये क्या करते हैं नाइजीरिया के अंदर में। हालांकि आज भी हम काफ़ी डिटेल में इसको डिस्कस करेंगे कि बोको हराम वर्क कैसे करता है, क्यों ये नाइजीरिया में एक्टिव क्यों है, चाहते क्या, इनका ऑब्जेक्टिव क्या है। क्योंकि देखो ये सारे जितने टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सबका कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव है, तो ऑब्वियसली बोको हराम का भी कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव होगा। तो उसको आज हम डिटेल में समझेंगे। अभी इस ग्रुप ने, इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक और बहुत बड़ी घटना कर दी है नाइजीरिया के अंदर में। ऐसी कई सारी घटना ये ऑलरेडी कर चुका है। बहुत ज़्यादा इनफेमस ग्रुप है। 2014 में लाइमलाइट में आए थे, तो ये पहले से ही बहुत ज़्यादा इनफेमस हैं। अभी इन्होंने एक और बहुत बड़ी घटना कर दी है नाइजीरिया में कि इन्होंने सीरीज ऑफ सुसाइड बॉम्बिंग्स की हैं। एक दो नहीं बल्कि 3-4 जो सुसाइड बॉम्बिंग्स हैं वो की हैं, जिसमें 18 लोगों की इसमें जान चली गई और 48 लोग इस पूरी सुसाइड बॉम्बिंग में काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। और अगर आप देखोगे ना कि ये बॉम्बिंग्स कहाँ की गई हैं तो आप समझ पाओगे कि इनकी जो मेंटालिटी, इनकी साइकी है वो क्या है। पहली जो बॉम्बिंग की गई वो एक मैरिज प्रोसेशन, एक मैरिज का फंक्शन था, वहाँ पर ये इन्होंने पहली बॉम्बिंग करी और इनका आइडिया था कि बहुत बड़ा इंपैक्ट होगा इसका, ज़्यादा लोग आएंगे वहाँ पर और ज़्यादा वहाँ पर डेथ्स होंगी। हालांकि वो उतना बड़ा इंपैक्ट वहाँ पर नहीं हो पाया। उसके बाद दूसरी जगह जो इन्होंने टारगेट किया, आप सोचिए, वो हॉस्पिटल को टारगेट किया। उसके बाद तीसरी जगह जो इन्होंने टारगेट करी है वो इन्होंने एक फ्यूनरल चल रहा था, एक फ्यूनरल प्रोसेशन हो रहा था, वहाँ पर इन्होंने बॉम्बिंग की। तो आप समझिए कि किस तरीके से ये लोग जो इंसान की जो मेंटालिटी है, इंसान की जो साइकी है, उसको हार्म करने की कोशिश करते हैं। फ्यूनरल प्रोसेशन, वहाँ पे ऑलरेडी लोग परेशान हैं, वहाँ पर आप सुसाइड बॉम्बिंग्स करते हो। एक हॉस्पिटल जहाँ पर जो घायल है वो पहुँचता है, जिसकी तबीयत खराब है वो पहुँचता है, वहाँ पर आप सुसाइड बॉम्बिंग करते हो। एक मैरिज जहाँ पर सारे लोग खुश हैं, वहाँ पर आप बॉम्बिंग करते हो। मतलब आप कहीं पर भी लोग अगर जुट रहे हैं वहाँ पर इनका आइडिया है कि बॉम्बिंग करें और सुसाइड बॉम्बिंग जिसमें ज़्यादा इम्पैक्ट होता कि मैसेज जाए दुनिया के पास, ये करने की कोशिश। और अगर आप देखोगे तो इनका जो एक्टिव ये रहते हैं, ये बोर्नो स्टेट जो नाइजीरिया के अंदर मौजूद है, नाइजीरिया के अंदर में एक नाइजर स्टेट भी है और नाइजर स्टेट में अभी 1-1.5 महीने पहले की घटना है जहां पर इन्होंने कुची कम्युनिटी के कम से कम 50 से 55 मेंस को लाइन में खड़ा करके शूट डाउन कर दिया था। ऐसी बहुत सारी घटनाएं कर चुके हैं। एक बहुत फेमस घटना है 2020 की जहां पर इन्होंने 110 फार्मर्स को शूट कर दिया था, सीधा खेत में खड़ा करके फार्मर्स को सीधा शूट कर दिया था। और ये इसका प्रॉब्लम क्या है बोको हराम का, ये सारी चीज़ें अभी हम आगे चल करके समझेंगे कि एक्चुअल में नाइजीरिया का प्रॉब्लम क्या। अब अगर आप नाइजीरिया को देखोगे ना ध्यान से, पिछले 15 साल का आप पूरा रिकॉर्ड देखोगे नाइजीरिया का, तो 15 साल से नाइजीरिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब्ड है। एंड बिकॉज ऑफ किसके वजह से डिस्टर्ब्ड है, वो बोको हराम की वजह से डिस्टर्ब्ड है। बोको हराम को सपोर्ट कहाँ से मिलता है? आईसिस से मिलता है, अलकायदा से मिलता है। और नाइजीरिया के अंदर में जो इनका स्ट्रॉन्ग होल्ड है वो बोर्नो स्टेट है, दूसरा नाइजर स्टेट है। ये दोनों इनके स्ट्रॉन्ग होल्ड्स हैं और वहाँ से ये कोशिश करते हैं ऑपरेट करने की। अब साल 2014 में ये पहली बार लाइमलाइट में आए थे और उसका कारण क्या था कि इन्होंने 270 स्कूल गर्ल्स को किडनैप कर लिया था। और ये अपने आप में एक ऐसी शॉकिंग खबर थी जिसने पूरे नाइजीरिया को क्या हिलाया, पूरी दुनिया को इस खबर ने हिला दिया। यूएन की जितनी टीम्स काम कर रही थी नाइजीरिया के अंदर में, सबके पसीने छूट गए थे। तो ये पूरी घटना मैंने आपको बता दी। अब आप समझते हैं कि एक्चुअल में नाइजीरिया की प्रॉब्लम क्या है और बोको हराम चाहता क्या है वहां पर। सबसे पहले आप इस मैप को देखिए। जो मैप में ऑरेंज से शेडेड पोर्शन है, ये शेडेड पोर्शन जो है जिसमें आपको वहाँ साइड में सेनेगल दिख रहा है, मॉरिटानिया दिख रहा है, माली, नाइजर, नाइजीरिया, चाड, सुदान, ये जो कंट्रीज़ हैं, इन कंट्रीज़ को, ये पूरे रीजन को, ये सारी कंट्रीज़ जो कवर कर रही है, इसको साहेल रीजन हम कहते हैं। और जो ये साहेल रीजन है, ये आप समझ लो अफ्रीका का सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रीजन है। हालांकि ऐसे तो पूरा अफ्रीका डिस्टर्ब्ड है, लेकिन ये साहेल रीजन अफ्रीका का सबसे ज़्यादा डिस्टर्ब्ड रीजन है बिकॉज ऑफ 2 कारणों की वजह से। क्योंकि इस पूरे रीजन में बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल्स मिलते हैं, मिनरल्स लाइक कोबाल्ट, मिनरल्स लाइक लिथियम, ये यहाँ पर पाए जाते हैं। अब जो ये मिनरल्स हैं ना, लिथियम जैसे, ये बहुत कम प्रेजेंट हैं। तो ये जब साहेल रीजन में मिलते हैं, क्योंकि आज के समय पर बैटरीज का ज़माना है, बैटरीज हर जगह यूज है। चाहे आपका मोबाइल फ़ोन देख लो, चाहे अपनी कार देख लो, मतलब मोटर व्हीकल देखो, चाहे आप अपने इन्वर्टर देख लो, मतलब एसी देख लो, कुछ भी चीज़ हो उसमें बैटरीज का यूज़ है और बैटरीज में लिथियम का यूज़ होता है। तो कुल मिला जुला के कुल जमा बात यह है कि लिथियम जो है वो निकाल करके जो लिथियम की माइनिंग है वो ज़बरदस्त होती है। लिथियम, कोबाल्ट, इन सब मिनरल्स की माइनिंग ज़बरदस्त होती है साहेल रीजन में। इसीलिए जो इंटरनेशनल पार्टनर्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं यहाँ पर।
तो इसके वजह से इस पूरे रीजन में, अब क्योंकि अफ्रीका में आप मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो हैं वो फ्रांस की पहले कॉलोनी हुआ करती थी, फ्रांस ने इस पूरे रीजन को आज़ाद तो कर दिया लेकिन वहाँ पर हमेशा प्रेजेंट रहा। तो फ्रांस की प्रेजेंस की वजह से एक तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। हालांकि अब तो फ्रांस काफ़ी वीक हो गया है लेकिन फिर भी फ्रांस यहाँ पर प्रेजेंट है, ऑलमोस्ट सारी कंट्रीज में प्रेजेंट है। और ऑलमोस्ट साहेल रीजन की आप सारी कंट्रीज देखोगे सब डिस्टर्ब्ड हैं, चाहे आप नाइजर की बात करो, नाइजीरिया की बात करो, सूडान का आपको पता ही है ऑलरेडी डिवीजन हो चुका है और उस डिवीजन में भी और डिवीजन मांगा जा रहा है। आप इधर आ जाओ, माली में अभी मिलिट्री को हुआ था, आप सेनेगल में आ जाइए, सेनेगल डिस्टर्ब्ड है। तो मतलब यहाँ पर कुल मिला जुला करके पूरे साहेल रीजन की कंट्रीज डिस्टर्ब्ड है। तो फ्रांस यहाँ पर मौजूद है। उसके अलावा ये बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड यहाँ पर पाया जाता है आइसिस और अलकायदा का। अलकायदा तो बहुत वीक हो गया है लेकिन आइसिस का सबसे स्ट्रॉन्ग होल्ड कुल मिला जुला करके आप कह लो कि पैसे कमाने की जगह जो आइसिस के लिए है वो ये साहेल रीजन है। आइसिस जो पूरी दुनिया के टेररिज्म को फंड करता है वो यहाँ से पैसा आता है और उसको इतने ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम करते हैं। आइसिस ने छोटे छोटे कई सारे ऑर्गेनाइजेशंस बना रखे हैं इन सारी कंट्रीज़ में। उन्हीं में से एक ऑर्गेनाइजेशन है नाइजीरिया का बोको हराम, जिसको सपोर्ट करता है आइसिस और वो भी एक्टिव है। अब यहाँ पर बाय एंड लार्ज लड़ाई किस चीज़ की है? बाय एंड लार्ज लड़ाई है क्रिश्चियनिटी और मुस्लिम्स की, मतलब रिलीजियस वॉरफेयर है यहाँ पर। मुस्लिम्स, आपको पता है कि जो ये मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है आइसिस जैसी, बोको हराम जैसी, ये अपने मतलब की सरकार चाहती है इन कंट्रीज़ में ताकि ये आराम से माइनिंग कर पाए। क्योंकि अभी देखो लिथियम की जितनी माइनिंग होती है नाइजीरिया में सब इलीगल माइनिंग होती है जो बोको हराम करता है और उस इलीगल माइनिंग को कट डाउन करने की कोशिश करती है सरकार। किसकी मदद से? सरकार या तो इसमें फ्रांस की मदद लेती है या तो यहाँ पर रशिया का वागनर ग्रुप भी अब काफ़ी एक्टिव हो चुका है इस पूरे एरिया में, जो साहेल रीजन का एरिया है। तो या तो वागनर ग्रुप उनकी हेल्प करता है तो फ्रांस उनकी हेल्प करता है और उससे लड़ाई किसकी हो रही है? आइसिस की हो रही है, मतलब बोको हराम के थ्रू। तो ये प्रॉब्लम है। तो सरकार फ्रांस की मदद लेती है, रशिया की मदद लेती है और दूसरी तरफ कौन है? दूसरी तरफ है आइसिस और बोको हराम। तो ये लोग क्या चाहते हैं? लिथियम वहाँ से माइन करके इसको बेचते हैं, सिंपल सा इनका फंडा है। और फ्रांस क्या करता है? फ्रांस सरकार को सपोर्ट करके वही चीज़ को जो बोको हराम इलीगली कर रहा है उसी चीज़ को लीगली करता है। बस इतना सा डिफरेंस है यहाँ पर। और इन सारी कंट्रीज़ में फ्रांस चाहता है हम अपने मतलब की सरकार रखें, क्रिश्चियन गवर्नमेंट रखें, और बोको हराम चाहता है कि यहाँ पर मुस्लिम गवर्नमेंट आ जाए। उसी का क्लैश है। अब क्या होता है ना कि बोको हराम के जो इंपॉर्टेंट स्ट्रॉन्ग होल्ड स्टेट हैं, बोर्नो, नाइजर, अब इन स्टेट में बहुत सारे ट्राइबल्स रहते हैं जिनमें से एक कुची कम्युनिटी का मैंने आपको नाम बताया। ये जो ट्राइबल्स हैं इनकी अपनी आइडेंटिटी है और उसके बाद इनका जो पूजा करने का तरीका है, जो इबादत करने का तरीका है वो बहुत डिफरेंट है इस्लाम से। वो मूर्ति रखते हैं और मूर्ति पूजन बिल्कुल पूरी तरीके से एकदम नागवार है इस्लाम में। तो उसके वजह से इनकी जो आइडेंटिटी है, इनका जो अपना इंडिजिनस तरीका है अपने जो अपना रिलीजन को मैनिफेस्ट करने का, जो इन ट्राइब्स का, उससे बहुत ज़्यादा नाराज़ रहते हैं बोको हराम और इसीलिए इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं करते हैं। तो एक तो ये इलीगल माइनिंग करते हैं, दूसरा ये किसी और कम्युनिटी के रिलीजन को पनपने ना दें उसकी पूरी कोशिश करते रहते हैं। क्रिश्चियन से भी बहुत प्रॉब्लम है, चर्च को इन्होंने पीछे अभी आग लगा दिया था, 1 साल पहले की खबर है। तो ऐसी बहुत सारी घटनाएं आपको यहाँ पर नाइजीरिया के अंदर में सुनने को मिल जाएंगी। इसीलिए बोको हराम को यहाँ से पैसा भी निकालना है, यहाँ पर अपना कब्जा भी चाहिए नाइजीरिया के ऊपर, नाइजीरिया में अपनी सरकार भी चाहिए और इसीलिए वो ऐसी घटनाओं को अंजाम देता रहता है। और तो ऐसी खबर आप बार बार सुनते रहते हो। तो इस वाली खबर में 18 लोगों की इसमें जान गई है और 48 लोग गंभीर रूप से घायल हैं। सुसाइड बॉम्बिंग्स कई जगहों पर की गई। इसके अलावा पिछले 1 साल में, पिछले 4 साल आप निकालिए और पिछले 4 साल में आप देखिए कि इस पूरे ग्रुप ने क्या किया। इस पूरे ग्रुप ने, मतलब इस ग्रुप की वजह से कम 2 मिलियन लोग नाइजीरिया का जो कई सारा स्टेट है, नाइजर स्टेट, बोर्नो स्टेट, अगल बगल के, उसको छोड़ करके दूसरी जगह पर डिस्प्लेस हुए हैं। कम से कम 40,000 से भी ज़्यादा लोगों को इस पूरे बोको हराम ग्रुप ने मारा है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरीके का नोटोरियस जो ये टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है वो है। और इनके अंदर बिल्कुल भी इनको कुछ शर्म नहीं आती कि कहीं कहाँ पर नहीं करना है कोई अंजाम। ये हॉस्पिटल में भी बॉम्बिंग कर देते हैं, ये फ्यूनरल प्रोसेशन में भी कर देते हैं, मैरिज सेरेमनी में भी ये बॉम्बिंग कर देते हैं। और वही घटना इन्होंने फिर से करी है। 270 गर्ल्स को किडनैप किया था 2014 में, वो घटना मैंने आपको बताई दी। 110 फार्मर्स को गोली मार दी थी इन्होंने, बिल्कुल लाइन में खड़े करके। 55 मेंस को अभी 1.5-2 महीने पहले गोली मार दी थी और आज फिर ये सुसाइड बॉम्बिंग की खबर आ रही है। तो आई होप आपको ये पूरा साहेल रीजन का इशू, नाइजीरिया का इशू, बोको हराम क्या चाहता है, फ्रांस क्या चाहता है, रशिया क्या चाहता है, ये सारी कंट्रीज़ क्या चाहती
आती हैं इस पूरे साहेल रीजन से और क्यों ये साहेल रीजन डिस्टर्ब है, सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। अब वीडियो को एंड करने से पहले अनअकैडमी टीम की तरफ से एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट है। देखो, अनअकैडमी का बिगेस्ट एवर इवेंट यानी कि अनअकैडमी समिट, जो कि अनअकैडमी द हिंदू ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन में कर रहा है, वो 6 और 7 जुलाई को होने वाला है। ये जो इवेंट होगा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। इसमें हमारे मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ऑनरेबल नितिन गडकरी जी भी इस इवेंट में आएंगे और इनका भी एक सेशन होगा। ये सारे सेशंस, बल्कि सिर्फ नितिन गडकरी जी ही नहीं, इनके अलावा बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ और इंटेलेक्चुअल्स आएंगे। तो आप कुल मिला जुला के इतना समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, सिर्फ यूपीएससी सीएससी ही नहीं, किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो ये इवेंट आपको ज़रूर अटेंड करना चाहिए, काफ़ी हेल्पफुल होगा। अगर आप किसी एग्जाम के प्रिपरेशन नहीं भी कर रहे हो ना, और वर्ल्ड अफेयर्स की वीडियोस आप देखते हो, एक आप ऑडियंस हो वर्ल्ड अफेयर्स के, तो आपको इन्फॉर्म्ड रहने के लिए ये सेशंस आपकी काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। ये सेशन अनअकैडमी ऐप पर लाइव किए जाएंगे। जो इस पूरे सेशन की लिंक है, जो अनअकैडमी समिट की लिंक है, वो डिस्क्रिप्शन में इसी वीडियो की दी हुई है, उस पर क्लिक करके आप रजिस्टर कर लेना। जब सेशन लाइव होगा तो आप जा करके उसको देख पाओगे। अब एक और छोटी सी अनाउंसमेंट है वीडियो एंड करने से पहले कि अनअकैडमी टीम ने, अगर आप यूपीएससी सीएससी 2025 का प्रीलिम्स एग्जाम्स, मेंस एग्जाम, मतलब आप यूपीएससी देना चाहते हो 2025 का, तो आपके लिए अनअकैडमी बिल्कुल, अगर आप मेहनत और लगन से आप लगे हुए उस एग्जाम के लिए, तो अनअकैडमी आपके पूरे साथ खड़ा है। जिस यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन में आपके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए तक खर्च हो जाते हैं, उसमें अनअकैडमी ने बिगेस्ट एवर प्राइस ड्रॉप किया है और अब आप यूपीएससी सीएससी की प्रिपरेशन सिर्फ और सिर्फ 24,999 में कर सकते हो। सबसे खास बात क्या है कि आप इतने कम प्राइस में, जो कि 15 मंथ्स का जीएस का कोर्स होगा, आप समझते हो कि यूपीएससी सीएससी का अगर आपने सिलेबस देखा हो कितना वास्ट होता है, ये पूरा सिलेबस जो 24,999 में आपको कंप्लीट कराया जाएगा 15 मंथ्स के अंदर। और ख़ास बात सबसे ज़्यादा क्या है कि इंडिया के टॉप फैकल्टीज़ यानी कि मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर, सिद्धार्थ सर, मधुकर सर जैसी फैकल्टीज़ आपको यहाँ पर पढ़ा रही होंगी इस सिर्फ और सिर्फ 24,999 के प्राइस में। उसके अलावा आपको अनलिमिटेड एक्सेस दिया जाएगा सारे बैचेस का, मतलब सारे बैचेस का आपके पास अनलिमिटेड एक्सेस होगा। आप जिस बैच से चाहो उस बैच से पढ़ाई कर सकते हो। आप चाहो कि हम यहाँ से पढ़ ले, हम पॉलिटी पढ़ ले, दूसरे बैच में इकॉनमी चल रहा है, साइड बाय साइड पढ़ ले, ये सारी चीज़ें, ये इतनी लेवरेज सिर्फ और सिर्फ आपको अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे मिलेगी। मतलब आपका जीएस, सीसैट, टेस्ट सीरीज सारा कुछ कवर कराया जाएगा सिर्फ और सिर्फ 24,999 में। बस एक चीज़ ध्यान रखना कि जो ऑफर है ये सिर्फ और सिर्फ आज तक के लिए अप्लाइड है। 30 जून है आज, कल भी मैंने आपको बताया था कि ये लास्ट डे है ऑफर को अवेल करने का। इसको ज़रूर से अवेल कर लीजिए, वरना इसके प्राइस जो है वो 10% से इंक्रीज हो जाएंगे। अगर आप इस डिस्काउंटेड प्राइस पर लेना चाहते हो यूपीएससी सीएससी का कोर्स, सिंपली आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में हमने एक लिंक दिया है, उस लिंक पर क्लिक करना है और जहां पर यूज़ कोड का ऑप्शन आएगा वहां पर आप बस APYT10 यूज़ कर लीजिएगा, तो आप इस कोर्स को अवेल कर पाओगे। तो आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा, बोको हराम ग्रुप के बारे में समझ में आ गया होगा, नाइजीरिया के डिस्टर्बेंस के बारे में समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।